अगर आपको $400 मिलियन मिले तो क्या लगता है आपको, आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे? माइक टायसन जो कि बहुत फेमस बॉक्सर हैं, उन्होंने अपने करियर में $400 मिलियन कमाए थे, लेकिन 2003 तक वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे। इनफैक्ट वो $23 मिलियन के डेट में थे, कर्ज में थे। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोग जिनकी अर्निंग कुछ खास नहीं होती पर फिर भी वो काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जो काफी ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब इस वीडियो में जानेंगे एक बुक के थ्रू जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेसन नंबर 1, यू आर नॉट फुल्ली इन कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, सही डिसीजंस लेंगे, हर दिन ग्राइंड करेंगे तो सक्सेस गारंटीड है। पर रियलिटी ये है कि लक और रिस्क काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स एक ऐसे हाई स्कूल में गए थे जहाँ पे उनके पास में कंप्यूटर का एक्सेस था 1960s में कंप्यूटर काफी ज्यादा रेयर होते थे और उनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। प्लस उनके दोनों पेरेंट्स काफी ज्यादा रिच थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ लक है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट नहीं थे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे फैमिली में पैदा होते तो क्या फिर भी उनको उसी तरीके से सक्सेस मिलती? शायद नहीं। जब भी हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, हमें लगता है उस बंदे ने ये किया और मैं भी अगर वही चीजें करूं तो मैं भी शायद सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर हम उन चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। सही डिसीजन, लकी ब्रेक, राइट कनेक्शन, करेक्ट टाइमिंग, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिमोर का, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने स्टॉक मार्केट में मिलियंस कमाए थे और फिर वो सारा का पैसा उन्होंने गवा दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से सारा पैसा फिर से कमाया, लेकिन फिर 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया और वो फिर से सब कुछ गवा बैठे। सिर्फ कुछ समय पहले तक वो दुनिया के सबसे बढ़िया ट्रेडर थे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। इससे हमें ये समझ में आता है कि सक्सेस इज ऑलवेज नॉट 100% स्किल्स एंड फेलियर इज ऑलवेज नॉट 100% स्टुपिडिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि लक और रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो हम कर क्या सकते हैं? जस्ट टेक द स्मार्ट डिसीजंस, कीप डूइंग द हार्ड वर्क और उसके बाद जो भी होगा उसके लिए रेडी रहना। लेसन नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हमें रैग्स टू रिचेस की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हमें वो स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें कोई बंदा गैराज से स्टार्ट करके $1 बिलियन कंपनी बना चुका है, या फिर वो ट्रेडर जिसने स्टॉक मार्केट में मिलियंस कमाए हैं, या फिर वो इन्फ्लुएंसर जो अचानक से वायरल हो गया और उसने काफी पैसे बना लिए। पर कई बार ये सारे लोग जिनके पास में अचानक काफी ज्यादा पैसा आता है, वो पूरा का पूरा पैसा गवा देते हैं, बिकॉज गेटिंग वेल्दी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टेइंग वेल्दी। आपने कितनी बार सुना है कि कोई सेलिब्रिटी, कोई एथलीट या फिर कोई बिजनेसमैन पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया? इनफैक्ट माइक टायसन पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए थे। इंडिया में अनिल अंबानी ने बैंकरप्सी फाइल की थी। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पूरा का पूरा पैसा कई बार गवा देते हैं और इसका कारण है कि गेटिंग वेल्दी डिपेंड्स ऑन टेकिंग रिस्क। जब आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट्स लेते हो तो आपके वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी बोल्ड मूव लेते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो। लेकिन स्टेइंग वेल्दी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। स्टेइंग वेल्दी नीड्स अपोजिट माइंडसेट। आपको पेशेंस की जरूरत होती है, आपको किसी भी तरीके की रिस्क को पूरी तरीके से अवॉइड करना होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन। एक टाइम पे जिनकी नेटवर्थ $26 बिलियन की थी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा रिस्क लेते रहे और अपने आप को काफी ज्यादा ओवर लेवरेज कर दिया। नतीजा 2022 तक ही वाज कंप्लीटली बैंकरप्ट एंड ही वाज आल्सो अरेस्टेड। और यही चीज हम कंपेयर करें वॉरेन बफेट के साथ में, जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का कोट है, रूल नंबर 1 इज नेवर लूज योर मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो हम देखते हैं कि वॉरेन बफेट पिछले कई सालों से अपने वेल्थ को ना सिर्फ संभाले हुए है बल्कि वो ग्रो भी हो रहा है। लेसन नंबर 3, सेव मनी फॉर फ्रीडम। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसे बचाने का मतलब है कि बाद में मैं उसे खर्च कर सकूं। लोग पैसे बचाते हैं ताकि वो बाद में एक नया कार खरीद सके। लोग पैसे बचाते हैं ताकि बाद में वो एक एक्सपेंसिव वेकेशन पे जा सके। लेकिन रियल वेल्थ ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा सामान खरीद रहे हो, कितनी ज्यादा चीजें खरीद रहे हो। रियल वेल्थ है फ्रीडम। जरा आप खुद ही सोचो, पैसे से ज्यादा वैल्यूबल क्या है? ऑप्शन, फ्रीडम। आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल, किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को ना कहने की आजादी। जरा आप खुद सोचो कि उस पैसे का क्या फायदा है जब आप एक ऐसी जॉब में स्टक हो जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, जहाँ पे आप टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंसे हुए हो और हर समय सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे हो। लाइफ को एंजॉय करने का आपके पास में टाइम ही नहीं है। अगर आप ऐसे कंडीशन में हो तो पैसे का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसे का मतलब ही होता है टाइम। क्या आप अपने पैसे से टाइम खरीद सकते हो? और जो सेविंग है वो काफी ज्यादा बोरिंग है। जब आप अपना पैसा खर्च कर रहे होते हो तो वो दिखता है। जब आप एक नई कार खरीदते हो तो लोग नोटिस करते हैं। जब आप एक एक्सपेंसिव वेकेशन पे जाते हो तो लोग नोटिस करते हैं। लेकिन जब आप सेव कर रहे होते हो तो कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा होता। लेकिन धीरे धीरे वही सेविंग आपके लिए आपकी फ्रीडम को खरीद सकता है। हमें लगता है वेल्थ का मतलब होता है ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदना, लग्जरी चीजें खरीदना, लेकिन जो रियल रिच लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय खरीद रहे होते हैं। लेसन नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट
सी। 2014 में रोनाल्ड रीड नाम के एक जैनेटर की डेथ हुई। जैनेटर मतलब जो साफ सफाई का काम करते हैं, और अपनी लाइफ में वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान थे। उनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी, उनके पास में कोई भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं थी। और लेकिन जब वो मरे तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन की थी, जो जान के सबके सब शॉक थे। लेकिन एक्चुअली में जब सबके सब स्पेंड कर रहे होते थे तब रोनाल्ड रीड अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे होते थे। वेल्थ वो है जो आप स्पेंड नहीं कर रहे होते हो, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो धीरे धीरे ग्रो होकर के आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। जब भी हम किसी को कोई भी लग्जरी कार के साथ में देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उसके पास में काफी ज्यादा पैसा है, पर एक्चुअली में हमें पता नहीं है कि उसके पास में कितना पैसा है। हमें बस इतना पता है कि उस व्यक्ति ने इस कार पे काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, और वो खर्च डेट से भी हो सकता है वो व्यक्ति पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने पैसे को एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए फ्लेक्स करना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कीमत पे ये सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पूरे वीडियो से सिर्फ आप एक चीज लेके जा सकते हो तो वो ये होगा कि लुकिंग रिच इज टोटली डिफरेंट देन बीइंग रिच। रिच दिखना काफी ज्यादा इजी है, आपको बस क्रेडिट कार्ड लेना है और उन क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करते जाना है। लग्जरी फोन, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव क्लोथिंग, आपको बस क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते जाना है। इसका खामियाजा आपको आज न कल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बीइंग रिच इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड। बीइंग रिच इज एक्चुअल फ्रीडम। लेसन नंबर 5, इमोशन मैटर्स। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक्चुअली में फीलिंग्स भी है। ज्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हमें बताते हैं कि आपको एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वाई अमाउंट अपने एक्सपेंस से कट करना है, जेड अमाउंट आपको सेव करना है। लेकिन हम एक्चुअली में रोबोट्स नहीं है। आपको अपने फाइनेंस में रीजनेबल होने की जरूरत है, पूरा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजंस स्प्रेडशीट के हिसाब से नहीं लेते, हम अपने डिसीजंस इमोशंस के हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो परफेक्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालो और चाहे कुछ भी हो जाए आप सेल नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होता है और आपको अपना पोर्टफोलियो 40% लॉस में दिखता है तो लॉजिकल प्लान अब लॉजिकल नहीं लगता। आप पैनिक करते हो और आप सेल कर देते हो, और उसके कारण आपको अच्छा खासा लॉस होता है। ज्यादातर इन्वेस्टर अपना पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। ज्यादातर इन्वेस्टर अपना पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो प्रिपेयर फॉर योर इमोशन। अपने पास में कुछ पैसा कैश में रखो ताकि आप सिक्योर फील कर सको और आप इमोशंस में पैनिक ना करो। फॉर एग्जांपल, वॉरेन बफेट को आपने कभी भी काफी ज्यादा हाई रिस्क लेते हुए नहीं देखा होगा। उनके पोर्टफोलियो में कोई भी क्रिप्टो करेंसीज या फिर कोई हाईली वॉलेटाइल टेक स्टॉक नहीं होता है। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि मैं इन्वेस्ट इस तरीके से करता हूँ ताकि मैं रात को आराम से सो सकूं। सो प्रिपेयर फॉर योर इमोशन। आपको खुद के लिए ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल ट्रैप से भी बचने की जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रैप से नहीं बचोगे तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। और अगर आपको जानना है वो फाइनेंशियल ट्रैप क्या है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।